इस वीडियो में हम स्टार्स एकेडमी प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। एमडी कैट में यूनिट नंबर 2 जो है इसमें दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 और एक चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट नहीं है, उसमें सिर्फ दो टॉपिक्स हैं, एक टॉर्क का, मूवमेंट ऑफ फोर्स और उसके अलावा इक्विलिब्रियम का। चैप्टर नंबर 3 ऑलमोस्ट हम कंप्लीट इसमें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड at an angle of projection 60 degree and 30 degree respectively, which one of the following is true? तो कहता है कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं जिनको फायर किया गया है सेम पॉइंट से, सेम स्पीड, लेकिन एक का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 60 है और दूसरे का 30 है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है दैट मैक्सिमम हाइट विल बी सेम। ये इनकरेक्ट है। क्यों? हाइट के अगर हम रिलेशन को देखें तो हाइट का रिलेशन होता है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 2g। अगर उनकी वेलोसिटी सेम है, जैसे मेंशन उन्होंने किया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन थीटा तो सेम नहीं है, तो हाइट का जो रिलेशन है वो थीटा के साथ डायरेक्ट है। तो अगर हाइट का रिलेशन साइन स्क्वेयर थीटा से डायरेक्ट है तो थीटा हमारे पास डिफरेंट है। अगर मैं इसकी डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ कि लेट्स से सेम पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया, एक को ए नाम दे दें जिसको 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, और जिसको 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया उसको नाम दे देते हैं बी का। तो जो ए का एंगल है वो बी के ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा जो हाइट होगी वो भी ए की ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू बी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द लैंडिंग वेलोसिटी विल बी सेम। ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? जो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है कि जब ये प्रोजेक्टाइल हम थ्रो करते हैं तो जिस पॉइंट पे जाके वो ग्राउंड को हिट करते हैं, अगर हम वहाँ पर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहें जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो उसका रिलेशन होता है वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आई कॉस थीटा होल स्क्वायर, मीन्स एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है, प्लस वी आई साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। अगर हम इस फाइनल वेलोसिटी के रिलेशन को भी देखें तो ये फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन ये भी डिपेंड कर रहा है किस पे? एंगल के ऊपर। तो अगर एंगल डिफरेंट है तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ए और बी की इक्वल नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन द रेंज विल बी सेम, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। उसकी रीज़न ये है कि हमने कंडीशन पढ़ी थी कि हर वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन दोनों एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है। तो अगर हम इन एंगल्स को देखें जिनको हम थीटा ए और थीटा बी का नाम दें, तो थीटा ए और थीटा बी इन दोनों का सम 90 है, क्योंकि थीटा ए 60 और थीटा बी जो हमारे पास है दैट इज़ 30। तो दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स के ऊपर जो रेंज होगी वो क्या होगी? वो सेम होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी भी सेम नहीं होगी और हाइट भी सेम नहीं होगी, तो रेंजेस विल बी इक्वल। लास्ट ऑप्शन क्या है? द टाइम ऑफ लाइट विल बी सेम, ये भी इनकरेक्ट है। रीज़न, टाइम ऑफ लाइट के रिलेशन को देखें तो 2vi साइन थीटा डिवाइड बाय जी। टाइम ऑफ लाइट भी डिपेंड किस पे कर रहा है? एंगल पे। तो अगर हमारे पास थीटा ए ग्रेटर है तो उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम होगा ए का वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू बी। नेक्स्ट, a body moves 4 meter towards east and then 3 meter north. The displacement and distance covered by the body are. अब एक बॉडी है जो मूव करती है 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक डिस्प्लेसमेंट को और एक डिस्टेंस को। हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं, एक ईस्ट है और एक नॉर्थ है। दो वेक्टर्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ईस्ट की तरफ 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट और नॉर्थ की तरफ 3 मीटर। जो डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें तो डिस्टेंस तो सिंपल टोटल पाथ लेंथ होता है। तो डिस्टेंस को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल इनको ऐड कर देंगे, 4 + 3 वो आ जाएगा 7 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे। तो ये सेकंड वेक्टर है 3 मीटर, इसको हम 4 मीटर के साथ हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो ये आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे।
और पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 मीन्स 5 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगी 5 मीटर और जो डिस्टेंस होगा वो 7 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। जो डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है। द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी इज। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ लेकर जाती है कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। तो एक्सेलेरेशन बॉडी की क्या होगी, याद रखिएगा जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए अप्लाई हो रही होती हैं। तो अगर इस स्टेटमेंट की मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 2। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जहाँ पर एस और टी स्क्वायर का ये रिलेशन होता है, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेट से बॉडी मोशन अपनी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो वी आई की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ये रिलेशन हमारा चेंज होके बन जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ टाइम ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस का अगर टाइम के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है दैट मीन्स एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। A body moves along a circular path of radius 10 meter. The ratio of distance to displacement is। एक बॉडी सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका रेडियस 10 मीटर है। हमें यह फाइंड करना है कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो क्या होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी एक डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास सेमी सर्कुलर पाथ है और लेट से बॉडी पॉइंट ए टू बी मूव कर रही है और इस सेमी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो 10 मीटर है। अब डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो सर्कमफेरेंस से फाइंड होता है। तो अगर बॉडी ए टू बी मूव कर रही है तो ये टोटल उसकी पाथ लेंथ है। तो ये जो पाथ लेंथ है ए टू बी ये इसका डिस्टेंस है और ये क्या है, ये टोटल सर्कल के सर्कमफेरेंस का हाफ होगा। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर। रेडियस कितना है 10, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 पाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो बॉडी ए टू बी अगर मूव करे तो ये ए टू बी उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दैट मीन्स ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये क्या है, ये बेसिकली सर्कल का डायमीटर है। तो सेमी सर्कल में याद रखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा डायमीटर के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को लिखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो 2r के इक्वल होगा। रेडियस कितना है 10, तो दैट इज़ 20। अब रेशो फाइंड करनी है तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस न्यूमरेटर में, डिस्प्लेसमेंट डिनोमिनेटर में। डिस्टेंस इज़ 10 पाई, डिस्प्लेसमेंट इज़ 20, ये आ गया पाई बाय 2। अब ऑप्शंस पाई की फॉर्म में नहीं है तो पाई की वैल्यू पुट कर दें। 22/7 पाई की वैल्यू है तो पाई की जगह हम जब 22/7 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 22 डिवाइड बाई 2 11, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11/7 या 11:7। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट, a baseball is thrown vertically into the air. The acceleration of the ball at the highest point is। एक बेसबॉल को थ्रो किया है वर्टिकली, क्या चीज़ हमें पूछी गई है हमसे, एक्सेलेरेशन उस बॉल की हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। हम जानते हैं कि बॉडी को अपवर्ड थ्रो करें या बॉडी डाउनवर्ड आ रही हो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होती है और एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, थ्रू आउट डाउनवर्ड। तो बेसबॉल को अपवर्ड थ्रो किया, लेट से वो कुछ टाइम के बाद डाउनवर्ड भी आ गई। थ्रू आउट द पाथ अगर हम इसकी एक्सेलेरेशन को देखें तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ये बॉडी अपवर्ड जा रही है, वेलोसिटी अपवर्ड है, यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, किसके इक्वल, जी के। साइन की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा। बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, वहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी एक्सेलेरेशन क्या रहेगी, डाउनवर्ड इक्वल टू जी।
और बॉडी जब डाउनवर्ड आ रही होगी, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन तब भी डाउनवर्ड है, एंड दैट इज़ इक्वल टू जी। और रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि जो हमारे पास इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स थ्रू आउट द पाथ टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई है, लेकिन एक्सेलेरेशन जो है वो नॉन ज़ीरो है। किसके इक्वल? दैट इज़ इक्वल टू जी। और उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि बॉडी पर अप्लाइड जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ है। नेक्स्ट, a moving particle finally comes to rest. The angle between acceleration and displacement during the motion is. एक मूविंग पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब डी एक्सेलेट कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि जब डी एक्सेलेट कर रहा होगा तो एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन एंगल क्या है। ये सिंपल सा केस है। जब हमारे पास एक बॉडी रेस्ट पे आ रही होती है, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अगर मैं इसको सिंपल यूँ लिखता हूँ कि इफ़ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब रिटार्डिंग फोर्स होगी। और रिटार्डिंग फोर्स का मतलब होगा कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलेरेशन क्या है? नेगेटिव। और इस केस में याद रखें, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट हो जाती है। इसको हम यूँ कहें कि लेट से एक बॉल रोल कर रही थी ग्राउंड के ऊपर, फ्रिक्शन की वजह से अगर वो रेस्ट पोजीशन पर आई, तो जब वो रेस्ट पोजीशन पर आएगी तो रेस्ट पे आते हुए उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन और जो उसके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन वो फॉरवर्ड ही है, लेकिन जो रिटार्डिंग फोर्स है वो बैकवर्ड है। अगर रिटार्डिंग फोर्स बैकवर्ड है तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी? बैकवर्ड। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन अगर एंगल देखेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। और अगर ये होता कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो वेलोसिटी इंक्रीज करती, तब वेलोसिटी एक्सेलेरेशन पैरेलल होते, तब एंगल कितना होता? 0 डिग्री। नेक्स्ट वन, अ डार्ट is thrown horizontally towards x at 20 meter per second. It hits y 0.1 second later. The distance xy is. एक डार्ट को थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, vi(x) इसको बोल देते हैं, और वो हिट करता है पॉइंट y पे जाकर, और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर है वो कितना है? 0.1 सेकेंड। क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है? हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एक्स वाई। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स वाई। डाटा दोबारा देख लें, हॉरिजॉन्टल थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड से, 0.1 सेकेंड के बाद जाके वो वाई पॉइंट पे हिट हुआ, तो एक्स वाई डिस्टेंस क्या होगा? अब ये केस है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि जब आप एक बॉडी को हाइट एज से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो ये एक पैराबोलिक पाथ बनता है। सेम यही केस है कि हमने यहाँ से डार्ट को थ्रो किया वेलोसिटी vi(x) से, और वो पॉइंट y पे जाके हिट हुआ, तो हमसे ये पूछा गया है कि ये x और y के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो ये जो x और y के दरमियान डिस्टेंस है ये बेसिकली हाइट के इक्वल है। तो अगर हम x और y के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, हम सिंपली कह सकते हैं कि ये बिल्कुल उसके सामने जो पैरेलल लाइन एक है, ये हाइट ऑफ डार्ट है रेफरेंस लेवल से, ये इसके इक्वल है। तो अगर हाइट को कैलकुलेट कर लें तो एक्स वाई कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसको यूज़ कर लें, सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टाइम ए टी स्क्वायर। यूज़ करें इसको वाई एक्सिस के लिए, तो एस इक्वल आ जाएगा हाइट जो हमने कैलकुलेट करनी है, वी आई, ये वी आई वाई हो जाएगा, टी टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सेलेरेशन का वाई कॉम्पोनेंट टी स्क्वायर। अब डाटा अगर हम देखें तो हमारे पास वी आई वाई ज़ीरो है, क्योंकि बॉडी को हॉरिजॉन्टल जब थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट ज़ीरो है। जो एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई वो पॉजिटिव जी, बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, इनको सब्स्टिट्यूट करें तो फार्मूला आ जाएगा हाइट या एक्स वाई डिस्टेंस इज़ इक्वल टू हाफ टाइम जी टी स्क्वायर। अब डाटा हमारे पास है, जी कांस्टेंट है 10, टाइम कितना है 0.1 और इसका स्क्वायर है। 0.1 को हम लिख सकते हैं
1/10, ये आपकी मर्ज़ी है, 1/10 लिख दें या 0.1 का स्क्वायर ले लें। तो 0.1 का स्क्वायर अगर लेंगे तो आएगा 0.01, 0.01 मीन्स 10⁻⁻²। तो ये कैंसिल होगा 5, तो 5 10⁻⁻² आंसर है, और 5 10⁻⁻² को लिखा जा सकता है 0.05, और यूनिट क्या होगा? मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट, a bullet of mass m is fired with horizontal velocity v into a stationary block of same mass m and sticks into it. The final velocity of the system is। एक बुलेट का मैस है m, उसको फायर किया वेलोसिटी v से, और वो एक स्टेशनरी ब्लॉक जिसका मैस m है उससे स्टिक कर जाता है। हमें क्या फाइंड करनी है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। इसको हम यूँ अज्यूम कर लेते हैं कि लेट से हमारे पास ये एक बुलेट है जिसका मैस स्मॉल m है, इसको फायर किया वेलोसिटी v से, इसके सामने ये कोई एक स्टेशनरी ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसका मैस भी क्या है? m। जब बुलेट हिट करती है उस ब्लॉक को तो स्टिक कर जाती है। स्टिक करने के बाद दोनों इकट्ठे मूव करते हैं, और इकट्ठे जब मूव करेंगे तो उनकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या होगी? ये हमें चीज़ कैलकुलेट करनी है। ऐसा क्वेश्चन हम लेक्चर में भी कर चुके हैं, और जो क्विज था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था। ये यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए इनिशियल मोमेंटम फाइनल के इक्वल करें। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मैस ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मैस ऑफ ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अब जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी है तो वेलोसिटी 0, और फाइनल दोनों कंबाइन मूव कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या है? सेम। तो मैस ऑफ बुलेट वेलोसिटी जो कॉमन है या फाइनल वेलोसिटी प्लस मैस ऑफ ब्लॉक और जो कॉमन वेलोसिटी है। तो लेफ्ट साइड पे आ गया mv, राइट साइड पे v डैश कॉमन लें क्योंकि कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा m प्लस m। तो mv इज इक्वल टू 2m इंटू वी डैश, m कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड कर दें तो यहाँ से रिजल्ट आ गया कि फाइनल वेलोसिटी v/2 के इक्वल है। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। The diagram represents the straight line motion of a car. Which of the following statement is true? एक ग्राफ गिवन है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, और हमसे कहा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इस ग्राफ के हवाले से करेक्ट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो क्या है? द कार एक्सेलेट स्टॉप एंड रिवर्स, के शुरू में गाड़ी एक्सेलेट करती है, फिर रुक जाती है और फिर रिवर्स हो जाती है। तो देखते हैं ग्राफ हमें यह इन्फॉर्मेशन देता है। शुरू में अगर मैं इन पॉइंट्स को लेबल कर देता हूँ, ये पॉइंट ए बी, ये बी सी और ये सी डी, तो ए टू बी हम देख रहे हैं कि एक्सेलेशन पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। ये बात तो ठीक है कि वह एक्सेलेट करती है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ज़ीरो नहीं है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ज़ीरो है तो वो एक्सेलेशन है। ये जो स्टॉप वाली बात है ये इनकरेक्ट है। और फिर कहता है रिवर्स। रिवर्स तब होगा जब सी टू डी हमारा वेलोसिटी नेगेटिव हाफ में आएगा, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो ये पार्ट भी इनकरेक्ट है। तो सी टू डी वो ये बता रहा है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ करे लेकिन यूनिफॉर्मली कर रही है, एक्सेलेशन नेगेटिव है। सेकेंड ऑप्शन देखें, द कार एक्सेलेट एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कार एक्सेलेट करती है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड्स। इसको चेक कर लेते हैं। जो बीटा ऑप्शन है, जो फर्स्ट 2 सेकेंड है वो ये है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट इज़ इक्वल टू एक्सेलेशन। तो इसका मतलब अगर हमें 2 सेकेंड के लिए देखना है एक्सेलेशन तो हमें स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्लोप एक्सेलेशन टाइम ग्राफ की कैसे फाइंड करते हैं? परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दिया जाता है बेस से। परपेंडिकुलर क्या है? वो डेल्टा वी, और बेस क्या है? वो डेल्टा टी। तो सिंपल है। परपेंडिकुलर को देखें तो परपेंडिकुलर ये हमारे पास ये क्या होगा? ये होगा 12 माइनस 0 इक्वल टू 12। और अगर बेस को देखें, ये हमारे पास बेस है तो फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो डेल्टा वी जो परपेंडिकुलर है वो 12 है और बेस क्या है 2, तो ये रिजल्ट आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि वो फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ एक्सेलेट कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा। बाकी ऑप्शंस भी चेक करते हैं।
थर्ड कहता है द कार इज मूविंग फॉर टोटल टाइम ऑफ 12 सेकेंड्स, इनकरेक्ट है क्योंकि टोटल टाइम 12 सेकेंड नहीं है, 9 सेकेंड है। लास्ट, द कार डी एक्सेलेट एट 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर फॉर द लास्ट 4 सेकेंड्स। इसको चेक करते हैं कि क्या लास्ट 4 सेकेंड्स के लिए, ये 4 सेकेंड टाइम है, वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के साथ डी एक्सेलेट कर रहा है। अब इस ऑप्शन को चेक करने के लिए हमें दोबारा स्लो फाइंड पड़ेगी, लेकिन अब लास्ट 4 सेकेंड मीन्स 5 to 9 सेकेंड। सेम मेथड है, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर देंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, ये परपेंडिकुलर है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल अब क्या है 0, इनिशियल क्या है 12, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर आएगा -12। और बेस अगर देखें तो वो 9 - 5 वो 4, तो ये आएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12, इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली बीटा, कार एक्सेलेट करती है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के लिए फॉर फर्स्ट 2 seconds. Next one, the braking load of rope is half of the weight of the climber. In which of the following cases is the rope not likely to break? ये हमारे सिलेबस से हट के क्वेश्चन एमडी कैट के, ये चैप्टर नंबर 5 अपेरेंट वेट और रियल वेट का क्वेश्चन है। इसको मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है अगर किसी और टेस्ट में आता है। कहता है द ब्रेकिंग लोड ऑफ द रोप इज़ हाफ ऑफ द वेट ऑफ द क्लाइंबर। इसको यूँ लिखा जाएगा कि जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो वेट ऑफ द क्लाइंबर के हाफ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द रोप नॉट लाइकली टू ब्रेक? किस केस में रोप ब्रेक नहीं करेगी? याद रखें, रोप तब ब्रेक नहीं करती जब टेंशन कम होती है। अगर टेंशन इंक्रीज कर जाए वेट से तो तब रोप के ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। अब अगर आपको केसेस याद हों चैप्टर नंबर 5 के अपेरेंट और रियल वेट, तो उसका रिलेशन हम लिखते हैं अपेरेंट वेट या टेंशन इज इक्वल टू मास टाइम्स जी प्लस माइनस एक्सेलेशन। और ये दो केसेस बनते हैं कि अगर हमारा सिस्टम एक्सेलेट कर रहा हो अपवर्ड, तो अपेरेंट वेट का रिलेशन होता है टी इज़ इक्वल टू एम जी प्लस ए। और ये रिज़ल्ट हमें ये बताएगा कि अपवर्ड एक्सेलेट करते हुए अपेरेंट वेट ज़्यादा हो जाता है रियल वेट से। इसका मतलब अगर ये क्लाइंबर अपवर्ड एक्सेलेट करेगा तो तब रोप के ब्रेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि अपेरेंट वेट ग्रेटर हो जाएगा। और अगर ये एक्सेलेट करे डाउनवर्ड तो तब हमारा रिलेशन होता है एम जी माइनस ए। और इस केस में हम देख रहे हैं कि अपेरेंट वेट रियल वेट से कम हो गया। और तीसरा एक केस मैं और बता दूं कि जब फ्री फॉल करेंगे कि बॉडी आ तो डाउनवर्ड रही है लेकिन फ्री फॉल है, एक्सेलेशन जी के इक्वल है, यानी स्ट्रिंग टूट गई है, तब याद रखें कि अपेरेंट वेट की वैल्यू 0 हो जाती है। और इस केस को हम वेट लेसनेस कंडीशन का नाम देते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि वेट लेसनेस कंडीशन के अंदर अपेरेंट वेट 0 होता है, जो रियल वेट है वो एम जी के इक्वल ही रहता है। अब इस ओवरऑल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अगर देखें कि वो क्लाइंबर किस तरफ एक्सेलेट करे, किस तरफ मूव करे कि रोप ब्रेक ना करे, तो उसका आंसर क्या होगा? इफ़ द क्लाइंबर एक्सेलेट्स डाउनवर्ड, और रैपिडली एक्सेलेट करे, जितनी ज़्यादा स्पीड से वो डाउनवर्ड एक्सेलेट करेगा तभी हम कहेंगे कि अपेरेंट वेट रियल वेट से क्या है, लेसर है, या टेंशन उस क्लाइंबर के वेट से कम है और रोप के ब्रेक होने के जो चांसेस हैं वो कम है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगी? बीटा। नेक्स्ट, a boy sitting in a moving train is facing the engine. He tosses a coin up. If the coin falls behind him, then the train is moving. क्वेश्चन कहता है कि एक बॉय ट्रेन में बैठा हुआ है और उसका फेस इंजन की तरफ है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वो एक कॉइन को टॉस करता है और कॉइन क्या करता है, उसके पीछे आके गिरता है। तो कहता है ट्रेन कहाँ मूव कर रही है? लेट्स से ये हमारे पास एक ट्रेन का चैम्बर है और इस ट्रेन के चैम्बर में किसी एक सीट के ऊपर वो बॉय बैठा हुआ। अब वो बॉय कॉइन को टॉस करता है। अगर तो ट्रेन रेस्ट पे होगी तो कॉइन वापस उसी पॉइंट पर आके गिर जाएगा, लेकिन उसने कहा कि कॉइन जो है वो बैकवर्ड जाके गिर रहा है। अगर कॉइन बैकवर्ड जाके गिर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रेन की ओवरऑल स्पीड है वो ग्रेटर है किससे? उस कॉइन की स्पीड से जो इनिशियली उस कॉइन के अंदर थी। मतलब अगर फर्स्ट करें ट्रेन मूव कर रही है फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड मूव करते हुए हम कॉइन को फेंकते हैं
और अगर ट्रेन और कॉइन की स्पीड इक्वल होगी तो फिर तो लाजमी है कि वापस वो कॉइन उसी के पास आके गिरेगा। जैसे हम केस पढ़ते हैं पैराबोलिक पाथ का, कि गाड़ी अगर एक ओपन रूफ है, मूव कर रही है और एक बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो बॉल को दोबारा कैच कर लेंगे। लेकिन इस केस में अगर वो कैच नहीं कर रहा, वो पीछे जाके गिर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन की वेलोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी जो कॉइन की थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या होगा? द ट्रेन इज़ मूविंग फॉरवर्ड और ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ रही है, मीन्स एक्सेलेरेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। या मैं एक दूसरा केस ही बता दूं कि अगर फर्ज करें वो ये कहता कि कॉइन को टॉस किया है और स्टूडेंट ने कॉइन को टॉस किया और कॉइन उसके आगे जाके गिरता है, ये इसका पॉसिबल होगा। ये तब पॉसिबल होगा अगर ट्रेन ब्रेक अप्लाई करे, ट्रेन डी एक्सेलेरेट कर रही हो। तो मीन्स इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो कॉइन की वेलोसिटी से कम है। और ये कब होता है? जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो। और ये कब है? जब एक्सेलेरेशन क्या है? पॉजिटिव हो। और अगर उसी पॉइंट पे आके गिरता तो तब क्या कहते कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, एक्सेलेरेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट, a shell in flight explode into 4 equal parts. Which of the following is conserved? हम ये पढ़ते हैं इस चैप्टर नंबर 3 में जो एक्सप्लोसिव फोर्सेस जितनी भी हैं एग्जांपल्स, चाहे वो 2 पार्ट्स में कोई चीज़ ब्रेक हो, फाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक हो या 4 पार्ट्स में ब्रेक हो, ओवरऑल जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। मोमेंटम के अलावा हमेशा एक्सप्लोजन्स के अंदर जो टोटल एनर्जी होगी वो भी कंजर्व रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगी? बीटा। और इस चीज़ को हम यूँ पढ़ते हैं कि अगर लेट से हमारे पास ये कोई शेल है, ये शेल ब्रेक कर जाता है। अब यहाँ पर उसने कहा कि शेल 4 पार्ट्स में ब्रेक करता है। अगर उन 4 पार्ट्स के मैस को मैं नाम दे देता हूँ M1, M2, M3, M4 और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो अगर इनिशियल मैस ओवरऑल उस शेल का M है और वेलोसिटी वेक्टर V है, तो फाइनल अगर हर एक के बारे में देखा जाए, M1 वेलोसिटी वेक्टर V1, M2 वेलोसिटी वेक्टर V2 प्लस M3 वेलोसिटी वेक्टर V3 प्लस M4 वेलोसिटी वेक्टर V4। तो अगर हम इन तमाम वेलोसिटी वेक्टर्स को जो तमाम उनके पार्ट्स के हैं उनको हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आएगा। मीन्स ओवरऑल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। और एनर्जी भी कंजर्व रहती है, चाहे हीट में भी कन्वर्ट हो, लेकिन हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट भी ओवरऑल इस सिस्टम में क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। नेक्स्ट, a bullet is fired from a gun. The force on a bullet is given by F is equal to 600 minus 2 into 10 raised to power 5t, where F is in Newton and T is in second. The force on a bullet is reduced to 0 as soon as it leaves the barrel. The average impulse to the bullet is. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास उसने ये कहा है कि एक गन से बुलेट को फायर किया गया। जो फोर्स है बुलेट के ऊपर वो इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है और वो है 600 माइनस 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5t, फिर एफ इज़ फोर्स इन न्यूटन एंड टी इज़ टाइम इन सेकेंड। फिर कंडीशन वो ये देता है कि द फोर्स ऑन अ बुलेट रिड्यूस टू ज़ीरो एज सून एज इट लीव्स द बैरल, कि जैसे बैरल से बुलेट बाहर निकलती है उस पर अप्लाइड फोर्स ज़ीरो। क्या चीज़ फाइंड करनी है? एवरेज इम्पल्स उस बुलेट के ऊपर। अब ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, क्योंकि मेडिकल में हम इंटीग्रेशन को नहीं पढ़ते और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन को फोर्स की इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू dt, तब हमारे पास इम्पल्स कैलकुलेट होता है। अब देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेथड में बता देता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू 600 माइनस 2 10 रेज़ टू पावर 5t, ये फोर्स की इक्वेशन है। अब कंडीशन जो गिवन थी कि फोर्स ज़ीरो हो जाती है जैसे ही बुलेट बैरल से बाहर निकलती है, ये क्यों दी गई? ताकि आप टोटल टाइम को कैलकुलेट कर लें कि फोर्स अगर ज़ीरो हो गई तो उससे पहले तो फोर्स अप्लाई हो रही है, तो जितनी देर तक बुलेट बैरल में रहती है फोर्स अप्लाई हो रही है। तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर लेंगे? हम फोर्स को ज़ीरो पुट कर देंगे। तो क्या करें? सब्स्टिट्यूट करें फोर्स की वैल्यू को ज़ीरो, तो यह आएगा 0 600 माइनस 2 10 रेज़ टू पावर 5t, ये नेगेटिव लेफ्ट पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 10 रेज़ टू पावर 5t इज़ इक्वल टू 600।
अब टाइम रिक्वायर्ड है तो 2 10⁵ 600 से डिवाइड हो जाएगा और 600 को हम लिख सकते हैं 6 10⁵2 डिवाइड बाय 2 10⁵5। ये कैंसिल हो गया 3, पॉजिटिव 5 अपस्टेयर जाके नेगेटिव 5 हो जाएगा तो 2 - 5 -3, तो टाइम फाइंड हो गया 3 10⁻³ सेकेंड। ये वो टाइम है जिस दौरान फोर्स अप्लाई हो रही है। अब इम्पल्स हमें कैलकुलेट करना है। इम्पल्स के बारे में आप जानते हैं कि इम्पल्स फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर अगर हमें इम्पल्स को कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इम्पल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स जो फंक्शन ऑफ टाइम है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करना पड़ेगा और लिमिट होगी फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t। अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर फोर्स की इक्वेशन को लिखते हैं तो वो क्या है, वो है 600 - 2 10⁵5t। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 600 के साथ आपके पास आ जाएगा t क्योंकि फंक्शन ऑफ टाइम है, और नेक्स्ट 2 10⁵5 ये कांस्टेंट है, t की पावर क्या 1, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा 1 + 1 मीन्स t का स्क्वायर और ये पावर डिवाइड हो जाएगी। अब आगे सॉल्व करेंगे, 2 से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। टाइम की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। अब टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 10⁻³ और यहाँ पर भी टाइम की वैल्यू 3 10⁻³ लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है। ये 6 10⁻² है, ये -3 से सॉल्व करेंगे आएगा 6 10⁻⁻1 और साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 × 3 18, तो ये आपके पास आ गया 18 10⁻⁻1। यहाँ पर अगर देखें 3 का स्क्वायर 9 10⁻³ का स्क्वायर -6, तो -6 + 5 -1, तो यह आ जाएगा 9 10⁻⁻1। तो 18 - 9, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि पावर सेम है, तो यह आ गया 9 10⁻⁻1 and that is equal to 0.9 and unit is Newton second. The correct option is Charlie. Next, a ball is thrown at an angle theta with the horizontal such that the horizontal range is equal to 4 times the maximum height. The value of theta is. हमें ये कहा गया कि बॉल को एंगल थीटा पे थ्रो किया गया इस तरह से कि जो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, इसको मैं डायरेक्ट अगर बताऊं तो हमारे पास कंडीशन होती है कि जो मैक्सिमम रेंज है दैट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट, और अगर मैंने कह दिया कि रेंज मैक्सिमम है इसका मतलब ये कंडीशन तब होती है जब एंगल क्या है 45, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया अल्फ़ा। अगर हमें ये चीज़ याद नहीं है तो क्या करें, जो कंडीशन गिवन है उसको सॉल्व कर लें। कंडीशन है कि रेंज 4 टाइम्स हाइट है, तो यहाँ पर रेंज और हाइट के रिलेशन को सब्स्टिट्यूट कर दें। रेंज है vi² साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय जी, और हाइट होती है vi² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। vi² कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 × 2 4 साइन 2 थीटा, यह आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और राइट साइड पे है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज़ अब रिमाइंडर है, लेफ़्ट साइड पे सिर्फ कॉस थीटा है, राइट साइड पे सिर्फ साइन थीटा है। हमें एंगल फाइंड करना है, कॉस को साइन से डिवाइड कर दें तो 1 इज़ इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो थीटा इक्वल आएगा 10 इनवर्स ऑफ 1, और 10 किस एंगल पे वैल्यू 1 देता है 45, तो ये प्रूव हो गया कि 45 डिग्री पे रेंज हाइट के 4 टाइम्स होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट, 2 blocks of masses 3 kg and 2 kg are placed in contact on a horizontal frictionless surface. A force of 5 Newton is applied to 3 kg mass. What would be the acceleration of 2 kg mass? कॉन्टैक्ट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 ब्लॉक्स हैं का मैस 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, दोनों इन कॉन्टैक्ट हैं एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। फोर्स हमने अप्लाई की 5 न्यूटन किसके ऊपर, 3 किलोग्राम मैस के ऊपर।
क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है कि 2 किलोग्राम मैस की एक्सेलेरेशन क्या होगी, एक्सेलेरेशन ऑफ 2 किलोग्राम मैस। याद रखिए अगर फोर्स 5 न्यूटन एज अ होल सिस्टम पे अप्लाई हो रही है तो एक्सेलेरेशन टोटल होगी, और वो एक्सेलेरेशन 3 किलोग्राम की भी होगी और 2 किलोग्राम की भी होगी। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस से रिलेटेड आए तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि वहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है वो टोटल है, नेट है, और नेट एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है उसको टोटल मैस से डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर यहाँ फ्रिक्शन होती तो नेट फोर्स में अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन इनका डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ नेट फोर्स कितनी है 5 और टोटल मैस कितना है 3 + 2, तो 5 डिवाइड बाय 5 क्या वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। लेट्स से अगर वो हमें इस क्वेश्चन में ये कहता कि ये फाइंड करें कि हमारे पास जो 3 किलोग्राम मैस है उस पर नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है और 2 किलोग्राम पे नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। इसको मैं बोल देता हूँ m1, इसको बोल देता हूँ m2। तो फिर क्या करते हैं, नेट फोर्स कैलकुलेट हो गई है, उसके मैस को नेट एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, नेट एक्सेलेरेशन फाइंड हुई थी। और इसी तरह अगर फोर्स फाइंड करनी है 2 की तो क्या करते हैं, उसके मैस को नेट एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। m1 कितना है 3, एक्सेलेरेशन कितनी है 1, ये 3 न्यूटन आता, ये आपके पास 2 × 1 ये 2 न्यूटन, और इन दोनों फोर्सेस का सम देखें 3 + 2 तो वो 5 के इक्वल है। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द टाइम इन विच इट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इज। स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो टाइम क्या होगा जिसमें वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से। तो बेसिकली टाइम का रिलेशन पूछा हुआ है हमसे डिस्प्लेसमेंट के साथ। फर्स्ट ऑप्शन में वो कहता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सेकंड कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। चार्ली कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है इसी टेस्ट में कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है उसका टाइम के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब यहाँ पर हमें रिवर्स करना है, हमें टाइम का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन फाइंड करना है। तो दोबारा देखें, यूज़ करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। उसने कहा कि बॉडी स्टार्ट करती है मोशन रेस्ट से, तो वी आई की वैल्यू 0, एस इक्वल आएगा हाफ टाइम ए टी स्क्वायर। अब टाइम रिक्वायर्ड है तो टी स्क्वायर इक्वल आएगा 2s/a। स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए अंडर रूट लें तो ये आएगा टाइम इज इक्वल टू √2 टाइम s/a। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया कि टाइम का डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन अंडर रूट के साथ। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, डेल्टा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and moves with constant acceleration. The graph between the time and displacement is। पार्टिकल रेस्ट से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। ये चीज़ याद रखें कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसकी स्लो वेलोसिटी होती है। तो मीन्स अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की शेप को देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देगा वेलोसिटी के बारे में, और जो वेलोसिटी होगी वहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसकी, एक्सेलेरेशन की। अब फर्स्ट ऑप्शन वो कहता है कि स्ट्रेट लाइन, कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस, तो ये ग्राफ हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये ग्राफ हमें एक्सप्लेन करता है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यानी ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती क्योंकि हमें एक्सेलेरेशन क्या रिक्वायर्ड है, कांस्टेंट, और वो है नॉन ज़ीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन को देखा जाए, सिमेट्रिक पैराबोला। सिमेट्रिक पैराबोला ये पॉसिबल है, क्यों, अगर हम लेट से कहते हैं कि बॉडी मोशन स्टार्ट करती है रेस्ट से। अब मोशन अगर रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी यूनिफॉर्मली, तभी हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या होगी, कांस्टेंट। तो लेट्स से मैं अगर इंक्रीजिंग
वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ डिस्प्लेसमेंट से, तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस किस्म का बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो इंक्रीज़ कर रही है और यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ करे तो इस ग्राफ से अगर हम वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, स्लोप हमारे पास क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये होगा कि एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है या फिर कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास पैराबोलिक शेप हो ग्राफ की, और ये ग्राफ सिमेट्रिकल पैराबोला कैसे है कि अगर एक्सिस के लेफ़्ट साइड पे हम इस ग्राफ की शेप को देखेंगे तो ये ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का होगा। तो ये सिमेट्रिकल पैराबोला ग्राफ ये रिप्रेजेंट करेगा कि वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है एंड दैट मीन्स एक्सेलेरेशन इज़ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। जो चार्ली ऑप्शन हमारे पास है एसिमेट्रिक पैराबोला वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक सिमेट्रिकल नहीं होगा हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ नहीं करेगी। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है और वो कौन सी है, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड्स आर। एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, बॉडी फॉलिंग फ्रीली, तो कहता है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब ये बेसिकली nth सेकेंड वाला क्वेश्चन है और हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था कि अगर हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, चाहे बॉडी हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही हो चाहे ट्रांसलेशनल मोशन हो, ये शॉर्टकट दोनों जगहों पर यूज़ होता है। एस एन इज इक्वल टू वी आई जो इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए बाई टू इंटू टू टाइम्स एन माइनस वन, और एन वो nth सेकेंड है। और अगर एक बॉडी को हमने फ्री फॉल करवाया, मीन्स बॉडी को हमने एक हाइट से ड्रॉप करवा दी है, तो इस केस में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है और एक्सेलेरेशन जी के इक्वल है। तो इफ़ वी आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्सेलेरेशन इज़ इक्वल टू जी, तो तब हमारा जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा एस एन इज़ इक्वल टू जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो ये वो रिलेशन है जो हमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो अप्लाई करते हैं शॉर्टकट को, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड्स। अप्लाई कर दें इस फार्मूला को, g बाई टू, इसको मैं लिख दूंगा 10 बाई टू, n की जगह यहाँ 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू वन माइनस वन। सेम यहाँ पर भी 2, 10 ओवर 2, 2, अब टाइम कितना है 2 माइनस वन, और इधर भी 10 रेशो 2, 2 इंटू थ्री माइनस वन। तो रेशो है 10 बाई टू, कैंसल आउट हो जाएगा, 2 माइनस वन ये 1 आ गया, 4 माइनस वन ये 3 आ गया, और 6 माइनस वन 5 आ गया। तो 1 रेशो 3 रेशो 5 हमारा राइट आंसर होगा और ये ऑप्शन है बीटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें वो स्टेटमेंट बतानी है कि जो फॉल्स है। वन बाय वन इन ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलेरेटेड। ये चीज़ पॉसिबल है कि हमारे पास एक बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो और वो फिर भी एक्सेलेरेट कर रही हो। बिल्कुल ये बात ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे? जब एक बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे अगर हम उसकी देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो होती है, लेकिन एक्सेलेरेशन की वैल्यू वहाँ पर नॉन ज़ीरो जी के इक्वल है। इसका मतलब इस पॉइंट पे बॉडी की एक्सेलेरेशन है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है। इसकी और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर भी ऐसा होता है कि जब सिस्टम वाइब्रेट करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब बॉडी पहुंचती है तो वहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो होती है लेकिन एक्सेलेरेशन की वैल्यू मैक्सिमम और नॉन ज़ीरो होती है। बीटा ऑप्शन देखें, अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव वेरिंग स्पीड। वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड वेरी कर रही है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो स्पीड है। तो कैसे पॉसिबल है कि स्पीड चेंज हो रही हो और हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और यही हमने बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन हमें पता चल गया कि करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। चार्ली में वो कहता है कि अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव वेरिंग वेलोसिटी। स्पीड कांस्टेंट है
लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है। ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि अगर एक बॉडी लेट से सर्कल में मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहती है, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या कहेंगे, वेलोसिटी वेरी कर रही है लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। डेल्टा ऑप्शन को देखें तो डेल्टा ऑप्शन कहता है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। ये फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन थी उसी को मैंने जो एक्सप्लेन किया उसी तरह से है कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती है, लेकिन एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहती है। अपवर्ड जाते भी एक्सेलेरेशन जी के इक्वल है और डाउनवर्ड आते भी एक्सेलेरेशन जी के इक्वल है, और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन दोनों केसेस में क्या है, डाउनवर्ड है। तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी, तो आंसर क्या है हमारा, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम हाइट h इन वैक्यूम, देन टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू रीच द ग्राउंड विल बी। एक आयरन बॉल है, एक वुडन बॉल है, दोनों का रेडियस यानी साइज सेम है, उनको हाइट h से वैक्यूम में ड्रॉप किया, तो टाइम पूछ रहा है दोनों का ग्राउंड तक पहुंचने का। हम जानते हैं कि चाहे बॉडी का मैस ज़्यादा हो चाहे बॉडी का मैस कम हो, एक मैसिव बॉडी है एक लाइटर बॉडी है, अगर दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए और वैक्यूम है, किसी भी तरह की रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगी। और रीज़न ये है कि दोनों की जो एक्सेलेरेशन है वो सेम है, और किसके इक्वल, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो चाहे आयरन बॉल है चाहे वुडन बॉल है, दोनों इक्वली एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। इस वजह से जब ग्राउंड को हिट करेंगे तो दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन करेक्ट जो है बीटा। इसको मैथमेटिकली भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस हाइट वर्टिकल मोशन के लिए, ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, ज़ीरो, तो यह आ जाएगा हाफ और ए की जगह जी टी स्क्वेयर। तो टाइम का रिलेशन अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो आएगा अंडर रूट 2 टाइम्स एच ओवर जी। तो यहाँ पर आप रिलेशन देख सकते हैं कि एच कांस्टेंट है, हाइट दोनों की सेम है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का क्या है, सेम, तो दोनों का टाइम भी क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इस वजह से बीटा। नेक्स्ट, a uniform horizontal beam pivoted at its right hand end is in equilibrium. A force of 60 Newton acts vertically upward on the beam as shown. What is the weight of the beam? अब ये है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। कहता है कि एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम है। यूनिफॉर्म बीम का मतलब होता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर है, उसको पिवट किया हुआ है राइट हैंड एंड पे, ये इसका पिवट पॉइंट है, और वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल है। फोर्स अप्लाई हो रही है 60 न्यूटन जो वर्टिकली अपवर्ड है, इस फोर्स की वो बात कर रहा है 60 न्यूटन जो वर्टिकली अपवर्ड। क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने बीम का वेट फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होंगे। अब ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ रोटेशन, पिवट पॉइंट, जिसके अबाउट टॉर्क हम लेंगे। वेट डाउनवर्ड है और वेट इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये फोर्स हमारे पास अपवर्ड है और ये फोर्स इस पिवट पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वल करना है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू मोमेंटम। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वेट की वजह से, यहाँ पर हमने वेट पुट कर दिया फोर्स, और मोमेंटम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक डिस्टेंस, तो ये इसका मोमेंट आर्म है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखा जाए तो ये कितना है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 30 आ गया। इसके अलावा जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर रहा है 60 न्यूटन, यहाँ 60। अब उसका मोमेंट आर्म कितना होगा, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक डिस्टेंस, तो ये है मोमेंट आर्म 60 न्यूटन फोर्स का,
और ये 20 और 30 का सम है, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा 50 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया 50। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, 30 डिवाइड हो जाएगा तो 60 डिवाइड बाय 30 इंटू 50, तो 30 इंटू 260, तो 2 इंटू 50 100 न्यूटन हमारा आंसर है। तो 100 न्यूटन इसका वेट होगा ओवरऑल बीम का। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट, if m is the mass of the gases eject per second with velocity v relative to the rocket of mass capital M, then the upthrust acting on the rocket is। m जो स्मॉल है वो कहता है mass of gases ejected per second है, और v velocity है relative to the rocket of mass, ये गैस की velocity है। जो रॉकेट का mass है वो कैपिटल m है। हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो अपथ्रस्ट फाइंड करनी है रॉकेट के ऊपर, कि जब गैसेज इजेक्ट होंगी डाउनवर्ड तो जो अपथ्रस्ट फोर्स रॉकेट पे अप्लाई होगी अपवर्ड डायरेक्शन में वो कितनी होगी। हम जब ये बुक में टॉपिक पढ़ते हैं तो रॉकेट की एक्सेलेरेशन का जो फार्मूला होता है दैट इज़ एम वी ओवर कैपिटल एम, ये रॉकेट की एक्सेलेरेशन है। अगर हमें फाइंड करना है अपथ्रस्ट को, तो अपथ्रस्ट बेसिकली फोर्स है, और फोर्स रॉकेट फाइंड करने के लिए रॉकेट के मास को एक्सेलेरेशन ऑफ रॉकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू पुट कर दें, रॉकेट की एक्सेलेरेशन क्या है एम वी ओवर कैपिटल एम, तो m कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा m इंटू वी। m क्या है मास ऑफ गैसेज इजेक्ट पर सेकंड, और v क्या है वेलोसिटी ऑफ गैसेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी अल्फा। नेक्स्ट, a uniform plank is pivoted at its midpoint. Two weights are added to the plank, one weight on each side of the pivot in the positions shown. The vertical force is applied at point x to balance the plank. What is the size and direction of this force? एक यूनिफॉर्म प्लैंक है, मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा सेंटर पर होगा, उसको मिड पॉइंट पे यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर उसको पिवट किया हुआ है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर ये बैलेंस है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया। टू वेट्स आर एडेड, वन वेट ऑन ईच साइड, दो वेट्स ऐड किए हैं, एक 8 न्यूटन राइट साइड पे, एक 12 न्यूटन लेफ्ट साइड पे। 8 न्यूटन का पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और 12 न्यूटन का पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। अ वर्टिकल फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई हुई है, किस डायरेक्शन में नहीं बताया, लेकिन ये वर्टिकल है अपवर्ड या डाउनवर्ड। टू बैलेंस द प्लैंक, ताकि प्लैंक बैलेंस हो जाए, मीन्स क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। व्हाट इज द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमें उस फोर्स की साइज मीन्स मैग्नीट्यूड बतानी है और डायरेक्शन बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि पहले जो एग्जिस्टिंग टॉर्क्स हैं उनको देख लिया जाए। अगर तो क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास कम होगी तो ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में होगी कि क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कम है तो इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी ताकि सिस्टम बैलेंस हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सॉल्व करने से पहले ये देख लेता हूँ जो एग्जिस्टिंग मेरे पास वेट हैं उनकी टॉर्क क्या है। 8 न्यूटन डाउनवर्ड है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज, 12 न्यूटन डाउनवर्ड ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को देखते हैं वैल्यू क्या आती है। जो क्लॉकवाइज टॉर्क है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म वो आएगा 8 इंटू 2 16 न्यूटन मीटर। जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसमें फोर्स इंटू मोमेंट आर्म 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 और वो आएगा 24 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो मैग्नीट्यूड में कम है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज़्यादा है। तो यहाँ जो एक्स पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होगी उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो इस प्लैंक में क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो ये डायरेक्शन हमारे पास है क्लॉकवाइज टॉर्क की। तो इससे आइडिया लगा लें कि ये फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही है अपवर्ड, ताकि उस सिस्टम के अंदर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो। और एक मेथड इसका ये भी होता है कि हम क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वल लें, इस फोर्स को खुद से अज्यूम कर लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो अगर तो आंसर पॉजिटिव आ गया तो जो डायरेक्शन हमने ली वो करेक्ट है, और अगर आंसर नेगेटिव आ गया हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। एक तरीका ये भी होता है, लेकिन ये तरीका आसान है कि हम पहले से आइडेंटिफाई कर लें कि ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज, तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड। अब अप्लाई कर दें सेकेंड कंडीशन को। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वल करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक फोर्स की वजह से और क्लॉकवाइज टॉर्क दो फोर्सेस की वजह से।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स 12 और इस 12 का जो मोमेंट आर्म है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट तक डिस्टेंस वो मेंशन है 2 मीटर। क्लॉकवाइज टॉर्क 8 न्यूटन की वजह से और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट तक डिस्टेंस ये भी कितना है 2 मीटर। ये वर्टिकल फोर्स F जो अननोन है और इसका जो मोमेंट आर्म है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक वो ये डिस्टेंस होगा और ये कितना होगा 2 + 2 ये 4 मीटर होगा। तो 12 × 2 24, 8 × 2 16 + 4F, 16 जाके 24 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 24 - 16 = 4F। तो ये क्या रिजल्ट हमारे पास आ गया 24 - 16 8 = 4F। 4 8 से डिवाइड हो जाएगा तो फोर्स = 2 न्यूटन और डायरेक्शन हम पहले से आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि वो क्या है अपवर्ड्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है बीटा 2 न्यूटन और फोर्स की डायरेक्शन क्या है दैट इज अपवर्ड। नेक्स्ट, a uniform beam is pivoted at its center. Two weights are placed on a beam in the position shown and the beam is balanced by an upward force F. What is the size of F? एक यूनिफॉर्म बीम है जिसको हमने पिवट किया हुआ है सेंटर के ऊपर। दो वेट्स हैं जिनको प्लेस किया हुआ है, एक राइट साइड पे 60 न्यूटन, एक लेफ्ट पे 30 न्यूटन। 60 न्यूटन का मोमेंट आर्म 30 सेंटीमीटर है, 30 न्यूटन का मोमेंट आर्म 40 सेंटीमीटर है। और इससे हमारे पास जो सिस्टम है वो बैलेंस नहीं हो रहा। बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स लग रही है और यहाँ वो बता दिया कि वो फोर्स कहाँ है, वो फोर्स अपवर्ड है। हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ एफ, हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड बतानी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास टॉर्क्स की डायरेक्शन क्या है। इस 30 न्यूटन की जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस 60 न्यूटन की जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है और ये फोर्स हमारे पास अपवर्ड है। इस पिवट पॉइंट के अबाउट ये बॉडी को रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कह दिया गया कि सिस्टम बैलेंस, तो क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल ले लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दो हैं, उन दोनों का सम आएगा लेफ्ट साइड पे। क्लॉकवाइज टॉर्क एक है वो राइट साइड पे आ गया। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क 30 फोर्स है, मोमेंट आर्म लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट तक डिस्टेंस वो कितना है 40 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो फोर्स F की वजह से है और इस फोर्स F का जो मोमेंट आर्म है वो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट तक डिस्टेंस दिस वन, और ये कितना है 30 + 20 50 सेंटीमीटर। और क्लॉकवाइज टॉर्क 60 की वजह से और उसका मोमेंट आर्म कितना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट तक डिस्टेंस वो 30 है। तो 4 × 3 12, साथ दो ज़ीरो हैं, ये आ जाएगा 1200 + 50F और राइट साइड के ऊपर 6 × 3 18 डबल ज़ीरो है 1800। 1200 राइट साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 50F = 1800 - 1200, यह आ जाएगा 50F = 600। 50 राइट पर जाकर डिवाइड होगा तो फोर्स = 600 डिवाइड बाय 50, तो ज़ीरो कैंसिल, 60 डिवाइड बाय 5, हमारा आंसर क्या होगा 12 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन इज Charlie. Next, a body moving with acceleration 5 meter per second square started with velocity of 10 meter per second. What will be the distance traveled in 10 second? एक बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलेरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, स्टार्ट करती है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड करना डिस्टेंस 10 सेकंड्स में। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। हमारे पास जो डाटा है वो ये है, एक्सेलेरेशन is 5 meter per second square, initial velocity is 10 meter per second, time is 10 second and we have to calculate the distance. डाटा के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी, S = VIT + हाफ टाइम AT²। VI कितना है 10, टाइम हमारे पास 10, एक्सेलेरेशन इज़ 5 एंड टाइम इज़ 10, तो यह आ जाएगा 100, 5 10 का स्क्वायर 100 500 डिवाइड बाय 2 250 + 100, तो आंसर इज 350 मीटर। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली।